नमस्कार, प्रहलाद दगड़ियों, पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज मौजूदा वक्त में काफी चर्चा में है। वो चर्चा इस बात की हो रही है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उत्तरकाशी जिले के झाला भैरव घाटी का इलाका जहां पर गंगोत्री हाईवे परियोजना का काम चल रहा है, कुछ पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। मतलब उस परियोजना को लेकर पहले से ही विरोध चल रहा था। ऑल वेदर रोड का निर्माण और उसमें चौड़ीकरण का काम, जिसमें पेड़ों की कटाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ लोग जो पर्यावरणविद हैं वो चाहते हैं कि पेड़ ना काटे जाए, इससे पर्यावरण को प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि गंगा का पानी सूख जाएगा जब ये देवदार के पेड़ काटे जाएंगे। संख्या भी इनकी कम नहीं बताई जा रही है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों कि टकराव की स्थिति बन रही है। पहले नहीं होता, जहाँ पर पर्यावरणविद का जो कहना है, जो जनता है, वो सब एक राय रहते थे पर्यावरण को लेकर, वनों को लेकर, जंगल को लेकर, जमीन को लेकर। लेकिन मौजूदा वक्त में तस्वीर ऐसी है कि पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीणों में आपस में ही ठन गई है इस बात कि भैया सड़क चाहिए या फिर यहाँ पर पेड़ों का कटान रुकना चाहिए। ये आपसी टकराव क्यों हो गया, ये जानने के लिए मैं आया हूँ और कोशिश करूंगा कि इसके जवाब आपको मिल पाए। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की मैं शुरुआत करता हूँ। कांग्रेस से हरिकृष्ण भट्ट जी हैं और गजेंद्र रावत जी स्वतंत्र पत्रकार हैं। भट्ट साहब, पॉलिटिकल तरीके से अगर मैं इस पूरे प्रकरण को देखूं तो ऑल वेदर रोड का निर्माण भी जरूरी है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और ये तब किया गया जब आपकी सरकार थी शायद, और उस समय आप जब कुछ काम करना चाह रहे थे तो कहा गया कि इको सेंसिटिव जोन हो गया, आप काम नहीं कर सकते हैं। कुंवर जसबीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ हैं, बताइएगा जरा, थोड़ा सा इस मसले को समझाइएगा कि क्यों आज ये ग्रामीण और पर्यावरणविद सब आपस में भिड़ने को तैयार हो गए। ये सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं पर्यावरण के रूप में। होना तो ये चाहिए था, चाहे ये पहले तो मैं सुधारना चाहूंगा, ये जो सड़क है, ये चार धाम परियोजना है, जिसको इन्होंने फर्जी तरीके से जो है इसको ऑल वेदर रोड कहा है। ऑल वेदर रोड ये कागजों में कहीं नहीं है, चार धाम परियोजना है। और इसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए था जिससे कि पर्यावरण में भी आदमी जो हमारा संघर्ष है वो कम से कम हो। पर्यावरण के साथ विकास कार्य भी जरूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, हम इस चीज को जी। मानते हैं। किंतु परियोजनाएं इस प्रकार से बनती हैं कि जो पहले हम लखनऊ में हम जब उत्तर प्रदेश में थे तब भी यही हाल था। योजनाएं वो लोग बनाते हैं जो एसी कमरों में बैठ के, उनको जो है जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं होता। कोई आज जो है आप जहां भी देखो, ये चार धाम परियोजना की सड़कें कटी हुई हैं, वो कम से कम 100-100 फुट पे सीधे खड़ी कटी हुई है। इनसे जो है पर्यावरण का नुकसान, तो पेड़ों के कटने का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमारे गौचर के रास्ते हैं, पनघट के रास्ते हैं, हमारे जो परंपरागत रूप से जंगली जानवरों के, अच्छा, उनके रास्ते बंद हो गए हैं। अच्छा, जंगली हम तो आदमी जो है कहीं भी दीवार फांद के पानी पीने चला जाएगा। जब जो है मई जून में जंगली जानवर कैसे करके पानी जो है स्रोतों, सारे स्रोत सूख गए, सारे स्रोतों जी। में पानी पीने कैसे जाएंगे। यही जी। संघर्ष ऐसा है कि जानवर जो है शहरों की ओर आ रहा है और हमारे जो है बस्तियों में घुस रहा है, जहां उसको इजीली सब चीजें अवेलेबल हो जा मतलब रही हैं। होना क्या तो चाहिए, मैं तो ये इन जानना चीजों चाह से, रहा था, ये टकराव ना हो। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा हाँ, कमेंट कीजिएगा, फिर आऊंगा आपके पास। हाँ पकवार जी, हाँ साहब जी, को भी चर्चा में हम ला रहे हैं। पकवार साहब, जी। सरकार और सरकार के अंदर तमाम चीजें होती है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार की पॉलिसी हो, लेकिन मौजूदा इस पॉलिसी में विरोधाभास बहुत सारा है, टकराव बहुत सारा है। किसके पक्ष में खड़े रहेंगे बल? देखिए, पॉलिसीज को लेकर हमेशा से ही सभी लोग सहमत नहीं होते। हाँ, हम मानते हैं कि कई बार पॉलिसीज में कोई खामी हो सकती है और उस खामी को दूर करने के लिए सरकार है। सरकार के पास एक तंत्र है, उसके पास राजनेताओं की अपनी एक सोच है और हमारे जो सामाजिक और क्षेत्र के जो गणमान्य लोग होते हैं, उनके विचारों का भी सम्मान करना सरकार का काम होता है। सरकार ये काम बखूबी करती है। तो उस विरोधाभास को खत्म करने के लिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने कभी भी उसमें किसी भी तरह से कोई अड़चन नहीं आने दी। सभी लोगों के लिए वो दरवाजा खुला रहता है। आपको किसी भी चीज़ से कोई अगर आपत्ति है तो आप उसे अपने सुझावों के साथ, या कोई आपके पास बेटर फूल प्रूफ योजना में आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर वर्तमान की सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों की हम बात नहीं कहते, लेकिन वर्तमान सरकार ने वो दरवाजे हमेशा से खुले रखे हैं, क्योंकि जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है।
राज्य के हित में काम करने के लिए सरकार चुनी गई है, राज्य के हित में काम कर रही है, और उसमें अगर कहीं अधिकारियों के लेवल पे कहीं कोताही होती है या कुछ चीजें होती हैं, तो उन शिकायतों का भी संज्ञान लिया जाता है। ठीक है सर। गजेंद्र भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भार जो हम लोग वहन करेंगे, ये पेड़ों के कटान, ये तमाम चीजें हमने धराली देखा उत्तरकाशी में ही, और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं केदारनाथ आपदा, तो हमने इस पर सवाल किए कि भाई कटान हो रहा है, ढलान हो रहा है, ये पहाड़ तोड़े गए, ये नहीं होने चाहिए। बहुत से बुद्धिजीवी सामने आते हैं, सियासी लोग कहते हैं, लेकिन आज सब लोग आपस में भिड़ रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, काटिए पेड़। ये बातें दरअसल इसलिए आती हैं, जो हमारे नीति नियंता हैं, ये भटजी जो उत्तरकाशी से हैं, इनको याद होगा 2017 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो वहां पर जो रामलीला ग्राउंड है उत्तरकाशी का, वहां पर नितिन गडकरी की जो है बहुत बड़ी जनसभा रखी गई, और गडकरी साहब ने वहां घोषणा करी कि आप यहां से जो है भाजपा के कैंडिडेट गोपाल रावत को जिताइए, और जो पाला मनेरी जो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया 3000 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद, उसे मैं शुरू करवाऊंगा, मेरी गारंटी है। तो नितिन गडकरी साहब दोबारा उत्तरकाशी आए नहीं, अब गोपाल रावत बेचारे दुनिया में रहे नहीं, इसलिए वो प्रोजेक्ट उत्तरकाशी के लोगों की जन भावना, वो जो घोषणा जो झूठी साबित हुई, उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि स्थिति ये हो गई कि जितने लोगों से जिन लोगों ने आज सवाल पूछने थे, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए, अब वहां कोई बचा नहीं। ये जो उत्तरकाशी का विषय है, उत्तरकाशी को सबसे पहली मार वहां आपको पता है जब भारी प्रलय वहां आया, उसके बाद भारी भूकंप वहां आया, उसके बाद जो ऑल वेदर जिस रोड को ये कहते हैं, ऑल वेदर में कभी खुली नहीं आज तक वो। असल बात ये है कि जब हम जनता से कोई कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट के बदले हम वोट मांग रहे हैं, तो आखिरकार नितिन गडकरी को पकड़ के कौन लाएगा आज यहाँ पर कि गडकरी साहब आपकी घोषणा हुई थी, आपने कहा था कि अगर गोपाल रावत जीतेगा तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, उस रामलीला ग्राउंड में कहा गया, उसके वीडियो भी मेरे पास भी है, पूरे देश दुनिया ने देखे होंगे। लेकिन जब जनता को इस प्रकार से छला जाता है कि आप मुंह के सामने उनकी कुछ कह रहे हैं, चुनावी घोषणा में कुछ कह रहे हैं, और जब धरातल पर समस्या आती है और उस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पाता, उस समस्या के समाधान के लिए जब इसी सरकार ने वहां पर जो है कर्नल कोठियाल को भेजा, तो कर्नल कोठियाल ने तो कहा आपको धराली में 147 लाख से दफन है, आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इन लोगों ने जो है कर्नल से माफी मंगवा दी। मेरा कहना है कि ये जो आज वहां जो जनता है, जो आज बाघ से मर रही है, कोई भालू से मर रहा है, कोई नदी में गिरने से मर रहा है, कोई तमाम समस्याओं से जो पहाड़ का व्यक्ति जूझ रहा है, वो इसलिए जूझ रहा है कि जो सरकारें हैं, सरकारों का कोई नहीं मर रहा उसमें, इसीलिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और असल बात यही है कि आप झूठे कमिटमेंट करते रहेंगे और बार बार करते रहेंगे, तो वहां का आदमी नहीं बोलेगा कि पेड़ काटो। आखिरकार क्या वहां के आदमी को इस बात का अधिकार नहीं है कि जो सड़क देहरादून में, जिस सड़क में यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, 70 विधायक चल रहे हैं, इनके मंत्री विधायक चल रहे हैं, इनके परिवार के लोग सब सुरक्षित हैं देहरादून के अंदर, तो क्या गंगोत्री के लोगों को, यमुनोत्री के लोगों को, पुराला के उन लोगों को, उन हजारों लाखों लोगों को जो इस देश के निःशुल्क प्रहरी हैं, आप उस सड़क को सिर्फ इतना नहीं मान सकते, गांव के लोग अपनी सड़क मांग रहे हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके उसी बॉर्डर पे चाइना खड़ा हुआ है, अगर आपने इन लोगों को नहीं रोका, उन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा, तो ये लोग निःशुल्क प्रहरी हैं, ये लोग बॉर्डर एरियाज के जो हमारे लोग हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देश की सेवा कर रहे हैं। अगर आप उनके लिए सड़क नहीं बना पाएंगे, फिर वही टंटे खड़े होंगे कि आज ये पर्यावरण वाला आ गया, कल इनकी पार्टी का आ गया, कल कोई दूसरी पार्टी का आएगा। मेरा मानना है कि उससे निश्चित रूप से प्रदेश का जो है बुरा हो रहा है। और सरकार, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, नितिन गडकरी का वो बयान अभी भी मेरे दिल में चुभता है। जब हम पहाड़ की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए श्रीनगर में प्रधानमंत्री की रैली करा दी जाती है, उसी प्रकार से अल्मोड़ा में करा दी जाएगी, पिथौरागढ़ में करा दी जाएगी, उसी प्रकार गडकरी की वो रैली थी, वो हमें आज भी याद अच्छी तरह से। लेकिन फिर अंततः यही होता है कि आज वहां के लोग फिर ठगे जा रहे हैं, और इसलिए भी ठगे जा रहे हैं कि जिस आदमी को 2-2, 3-3 बार वहां विधायक बनाया, वो भी इनकी गोद में जाकर बैठ गया। तो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी जनता के सवाल उठाने की, वहां के लोगों की जिम्मेदारी उठाने की, वो सिर्फ अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड जब हो गए, उसका भी वो खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे हैं। जी भट्ट जी, मैं सियासी बात पर भी आऊंगा, लेकिन आज ना थोड़ा सा सोचने और समझने की शक्ति में थोड़ा सा अलग सा विरोधाभास आ गया है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं, हम लोग जाएं।
अलग अलग मत आ मैं रहे बता रहा हैं। हूँ, देखो सही मत जी इसलिए आ रहे हैं सर अलग अलग, मैं आपको बताऊं, मतलब मत इसलिए अलग अलग आते हैं कि जो भी सरकारें हैं वो सरकार अपने हिसाब से बात करने वाले पर्यावरणविद बाजार से उठा लेती हैं अच्छा और वो सरकार के हिसाब से बात करती है और उसी में रिपोर्टें तय हो जाती हैं। हमारे भाई अभी कह रहे थे कि जो है सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार बात करती है, हमें तो कभी नहीं सुना बात करते देखते हुए। अगर सरकार बात कर रही होती तो ये विरोध क्यों होता? आज सरकार आखिर उन जो रहने वाले जिनके हमारे बाप दादा ने पेड़, क्या एक रात में, क्या 5 साल 10 साल में पेड़ इतने बड़े हो गए जिनको सरकार काटने के लिए तैयार बैठी हुई है, जिनमें घन लग चुका है? वो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, वो इतना छोटे नहीं है। हमारे क्या इनकी उम्र, हमारी जितने 4-5 लोग हम जुड़े हुए हैं, हमारी अगर आपस में सारी उम्र जोड़ दी जाए उससे भी बड़े उनकी उम्र हो गई उन पेड़ों की। क्या विकास के नाम पे इस तरह से उनकी बलि दे दी जाएगी? क्या इको फ्रेंडली टूरिज्म, इको फ्रेंडली विकास नहीं हो सकता? क्या हम ऐसे जी रास्ते नहीं ढूंढ सकते? पहाड़ी राज्यों में जो है हम क्या इस प्रकार हमेशा मरते रहेंगे? क्या हम इस विभीषिका को झेलने के लिए ही पैदा हुए हैं? हमारी सरकारों से यही हमारी बात है। अफसोस की बात तो ये है कि सरकार जो है अपने ही लोगों को बैठा के उन्हीं से मन माफिक योजनाएं में साइन करवा के उनको कहे कि हमारी जन सुनवाई होगी। अभी मैं आपको ठीक एक घटना बताता अब हूँ कि जो चार धाम परियोजना की जो जन सुनवाई हुई थी, जी जी ये कहा गया था सरकार को कि इसको इस जी तरह से बनाइए, इस तरह से मत बनाइए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। अच्छा तो नहीं, बड़ा कांग्रेस दुर्भाग्य वालों की होता है भी ऐसा मदद कि जब सुनी गई सरकार है अपने क्या? अपने मतलब अपने उसमें ऐसा मतलब हो कि अंधा पेड़ बांटे कटे ही रेवड़ी। ना और कोई ऐसी एक योजना हो एक जब वो कहावत बनाने जा रहे थे तब तो इको सेंसिटिव एक जोन आ गया ना आड़े। एक चलिए एक ठीक का है। एक कहावत नहीं, एक कहावत है सर कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने को देते जाए। तो जब अंधा रेवड़ी बांटेगा तो अपने अपने आदमी को देते जाएगा, यही हाल होगा। जबकि गंभीरता से कोई भी इसमें जो है बड़ी पीड़ा होती है कि गंभीरता से इस बारे में कोई बात नहीं करता और न कोई योजनाएं बनाता है। सब लोग क्षणिक ठीक है सुख के लिए, अपने चाहे सत्ता सुख के लिए, मैं तो सभी लोगों के बारे में बात करूंगा, चाहे वो मेरी पार्टी के हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के हो, चाहे वो स्थानीय पार्टी के हो, चाहे कोई भी, अपने जी क्षणिक। यूकेडी को जो मंत्री बनने का मौका मिला वो सरकार की गोदी में जाके बैठ गए, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। जन भावनाओं का क्या, क्या जन नहीं वो तो भावनाओं का, बाघ मैं और ये पूछना गुलदार के चाहता लिए हूँ। छोड़ दी गई ना, बाघ गुलदार तेंदुआ भालू है, कहीं हाथी कहीं वो घोड़ा यही कहीं। जब सब जब पर्यावरण से इको फ्रेंडली योजनाएं नहीं बनेंगी, पर्यावरण को साथ लेके चलने वाली, तब मानव जीवन का जंगली जानवर से संघर्ष चलता रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापक बहस की आवश्यकता है। तो सब सब एक लोगों को तरफ अपने वन्य जीव दलगत संघर्ष राजनीति को से लेकर ऊपर हम उठ लोग जो करके, बात कर रहे हैं भाई कि भैया इसे भतीजावाद से कैसे ऊपर उठ रोका करके जाए, हमको दूसरी तरफ अवश्य रूप से ये आना कारण पड़ेगा और इस बारे में बात जी, करनी पड़ेगी। ये कारण ये भी बताया गया कि जब हमने कहा हमें जब भाई पेश भतीजावाद और इन चीजों से ऊपर उठ के आना होगा और इस उत्तराखंड को बचाने की एक लड़ाई देखिए लड़नी होगी, सुनिए पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, हिमालय को बचाने जी की लड़ाई लड़नी होगी। अकबर साहब एक बात कही गई कि जब घर और शहर तक, घर घर तक ये जंगली जानवर पहुंचे, तो जब हम पहले बात करते थे बड़े बुजुर्गों से, वो कहते थे कि भैया औद्योगिक शहर, तमाम विकास, जंगल काटे गए, पेड़ काटे गए, तो जंगली जानवर जाएंगे कहाँ, ये घर घर ही आएंगे। ये कारण बताया गया और इसमें हम अभी बहुत गंदे तरीके से जूझ रहा है पूरा प्रदेश, हम सब जानते हैं, खासकर पहाड़ी इलाका। और एक तरफ वो चुनौती, दूसरी तरफ ये चुनौती कि हम चाहते हैं कि रोड भी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे देवदार के पेड़ भी बचे रहें। मैं ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं है सरकार के पास? ऐसा ऐसा क्यों नहीं है? अगर पेड़ कटने ही हैं, तो फिर उनको हमारा रज़ामंद नहीं किया गया। पंकज सर, जी पंकज हमारा जी जो पहली आज तो का परिवेश हमें आपने देखा ये होगा अभी कुछ समझना समय पहले होगा से। कि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं और जी, सीमावर्ती राज्य होने के साथ पूरे बॉर्डर लाइन के जो विलेजेस हैं या जो हमारे इलाके हैं, वहां तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मजबूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। ये एक पहलू हो गया जिससे शायद हम में से कोई भी नहीं नकार सकता। अब दूसरा इसमें ये आया कि जो वन्यजीवी और मानव संघर्ष को लेकर वास्तव में ये बहुत चिंताजनक विषय बन गया है, और क्योंकि भालुओं का इतना अटैक कभी नहीं था। हमारे लेपर्ड्स ने जो आज बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों पर जो इतने अटैक्स हुए हैं, उसमें जानें गई हैं, तो वो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए चिंताजनक विषय है कि हम उन परिवारों के दर्द को, उनकी दहशत को महसूस करके देखें कि वो कैसे, जब उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं या महिलाएं खेतों का ये काम तो करने मेरा जाती सवाल हो हैं। गया। ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो पेड़ कटेंगे देवदार के जो चिन्हित किए गए हैं 6,000,
देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सीमावर्ती राज्य में सुविधा की दृष्टि से जो अनिवार्य रूप से चीजें होनी है, उसके ऊपर तो शायद हम सब लोगों को एक सहमति बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड, हम सरकार भी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड वासियों की सरकार है, उत्तराखंड की जनता ने चुनी है, उत्तराखंडियों को चुना है, कोई बाहर से तो आई नहीं। तो ये सब चीजें, कुछ चीजों में जहां आपसी सहमति और आपसी समझदारी आवश्यक है, वो वहां पे ये हम सब लोगों को वो खुद ही निश्चित करना है कि भविष्य की योजनाओं की दृष्टि से, आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य की दृष्टि से कहीं हम अपने बाकी पड़ोसी देशों से पिछड़ ना जाएं, या हम सुरक्षा की दृष्टि से कहीं चूक ना हो जाए, तो वो तो आपसी सहमति आवश्यक है। और उसके अलावा राज्य सरकार के लेवल से, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से सभी सुझावों का हमेशा से स्वागत रहा है, और भविष्य में भी उन सबका स्वागत उसी तरह से है। एक सवाल मैं तब और अब की स्थिति की बात करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीजों को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपना जंगल, अपना जल, अपनी जवानी, सब चीज के लिए अलग लड़ाई अपना प्रदेश लड़ रहा है। अब विकास भी चाइना बोलते कि सीमा तक रेल लाइन ले आया, तो हम लोग तो रोड ही नहीं, दिक्कतें आ रही है। जब दूसरी सरकार कोई कर रही होती है, तब तो इको सेंसिटिव जोन की बात आती है, आप लोग लड़ते हो, आप लोग धरना प्रदर्शन करते हो। भाई ये काम 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, और चीजें चलती। लेकिन ये जो तकरार होती है ना, ये सवाल पैदा करती है। इसका एक उदाहरण मैं आपके यहाँ बताना चाह रहा हूँ। गजेंद्र भाई माफी चाहेंगे, एक लाइन में बात खत्म करेंगे हम। आपको देखिए, इको सेंसिटिव जोन पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज की सरकारें जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाती है, आवश्यक सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लेती है। पहले की सरकारें समय पर वो निर्णय लेने से चूक गई। जी गजेंद्र भाई, अब आप बोलिए। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, मुझे डिबेट से बाहर जाना है, क्योंकि दूसरे डिबेट में जोड़ना है। विषय ये है कि जौलीग्रांट जो एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट के बाहर मेरे गांव के लोग पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे? कि सरकार कहती है कि हमें इस हवाई अड्डे का तीसरी बार विस्तार करना है। बड़ी बेशर्मी से कहा जा रहा है, फिर वही बातें की जा रही है। उनको टीरी से यहाँ लाया, यहाँ से उनको ऋषिकेश भेजा, फिर जो अब उनको लाया। बेईमानी का आलम ये देखिए, आप बताइए कुंवर साहब, आप जाकर पता करना, उस एयरपोर्ट के आसपास या कहीं पर 8,000 रुपए गज जमीन मिल रही है। ये आपकी सरकार की बेईमानी है। जो ये सरकार है, जो कहती है जनता के लिए बनी हुई है, सरेआम बेईमानी। और उन लोगों को कहा जा रहा है कि 8,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन की, गज आपकी जमीन की कीमत है। क्यों? अब तुम्हारी जमीन जो है वो कृषि वाली है। अब वो कृषि वाली कहां से हो गई? वहां बड़े बड़े होटल, वहां मॉल, तमाम चीजें खड़ी है। और यह अंदाजा है कि आज वो लोग बार बार चले जा रहे हैं। और इसीलिए जो आज लोग जो आप उत्तरकाशी से लेके और देहरादून एयरपोर्ट पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, ये सरकारें जो है आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे क्विट करना होगा। थैंक यू। ओके, कुंवर साहब प्लीज। खिलवाड़ बार बार कहा देखा पंकज भाई, जाए। एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं, भाई जो हमारे कुंवर साहब हैं, इनके गजेंद्र जी ने, जी हरिकृष्ण जी बोलिए। जी, ये जो हमारे अभी गजेंद्र जी बोल के गए हैं, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें अगर हम भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, सपा बसपा ये करते रहेंगे, तो हम उत्तराखंड के विकास में हम कहीं जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम एक ही नाव में सवार होकर के, कोई पतवार को आगे खींचेगा, कोई पतवार को पीछे की ओर चलाएगा। हमारी नाव जहां की तहां रहेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें इन मामलों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि अपने हिसाब से लोगों को बैठा करके उन्हीं से जो है अपने अपना फैसला करवा देती हैं, और उसको जो है जो योजनाओं को आगे कर देती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा संघर्ष क्यों होता? अब आप ही देखिए, हम एक सिर्फ सड़क की और पेड़ कटने की बात नहीं है, सिर्फ सड़क की बात नहीं है। हमारा जो मानव जो संघर्ष है वन्य जीव का, और जो है मनुष्य का जो संघर्ष है, ये पहले नहीं था। ये अब जो है इस स्थिति में पहुंच गया है। ये अब इस स्थिति में पहुंच गया है। आप देखिएगा कि हमारा जो खान पान है, हम लोग शादियों में इसमें जो है जूठे खाने जो बाहर छोड़ते हैं, वो दवाइयों से मिले हुए खाने हैं। इससे पहले शियार बहुत ज्यादा होते थे, जो कि जंगली जानवरों के बच्चों को खा जाते थे, लेकिन आज वो गायब हो गए, उनके प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है।
हमारा खान-पान इस तरह से हो गया कि हम दवाइयों वाला खाना लेके जो उनके ऊपर जो है जो काफ़ी हद तक इसमें हमने सफलता भी प्राप्त की है इसको रोकने की। लेकिन जो हमारे स्रोत सूखने का कारण है, पेड़ों के कटने से जो है हमारा एनवायरनमेंट को दूषित होने का कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम शहर से जो जंगली जानवरों का शहर में आना और शहर में घुस जाना। आज जो है बच्चों को मैं एक वीडियो देख रहा था कुमाऊँ से कि बच्चों को थाली बजा करके स्कूल जाना पड़ रहा है, थालियाँ बजा के स्कूल जाना पड़ मैंने रहा है। भी देखी थी, दिखाई भी थी। हाँ। बड़े शर्म की बात है यार। वो कुछ सब इंसान तो है लोग ना, अपनी-अपनी बात करते हैं, जनता की बात कोई करने वाला नहीं है। कोई जनता नहीं, की बात करने वाला नहीं है। सारे लोग सरकार के लोग सरकार की तारीफ करते हैं, जनता की बात सुनने पे उनके मुकदमे कर दिए जाते हैं। कई पत्रकार जो जनता की आवाज उठाते हुए जेलों में जाते हुए हमने देखा है पिछले कुछ और दिनों में। साहब एक बात बताइए, भट्ट जी भी अच्छी ये बातें कर स्थिति रहे पैदा हैं। हो गई है, कैसे कोई जनता की बात करेगा? मैं सजगता की बात करता हूँ, सरकार की बात, सांसदों और विधायकों की बात करते हैं, चलिए। क्योंकि ये मसला ना जो पेड़ों के कटने का है या जंगलों के खत्म होने का है, ये पानी पर असर डालेगा, ये जीवन पर असर डालेगा, हम सब जानते हैं इस बात को, भली-भांति जानते हैं। और उत्तराखंड की पहचान अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने से बदल ही जाएगी। फिर हम वो चीज़ नहीं देख पाएँगे यहाँ पे जिसे देखने के लिए दुनिया आती है या जो सुकून मिलता है वो शायद होगा नहीं। चलिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी भी होंगी सरकार के नज़रिए से, ये भी ज़रूरी होगा। लेकिन इस पर बात करने की बजाय हम लोग चुप्पी साध लेते हैं या फिर मैंने देखा इस मामले पर सरकारी तंत्र की तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से कोई कमेंट नहीं। संसद सत्र चल रहा था, महेंद्र भट्ट कहते हैं कि गौरा देवी चिपको आंदोलन की नायिका जिन्होंने हिमालय को बचाया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जब बात आती है उत्तरकाशी में देवदार के पेड़ों की कटने की तो एक छत्तीसगढ़ से बिहार की आने वाली सांसद, महिला सांसद राज्यसभा में वो मुद्दा उठाती हैं, वो बात करती हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए महेंद्र भट्ट जी ने जो बात रखी सदन में, उसकी भी आवश्यकता थी। अब अगर किसी अन्य राज्य की सांसद हमारे राज्य का कोई एक पक्ष रख रहा है तो क्योंकि क्वेश्चन एक ही उठाया जा सकता है ना? तो डेफिनिटली अगर उनके साथ उनकी कोई चर्चा हुई तो उन्होंने वो उठा दिया। तो चीज़ें अगर राज्य हित की हैं और राज्य के सम्मान से जुड़ी हुई हैं और उन पे अगर केंद्र सरकार संज्ञान लेती है, उस पे निर्णय होते हैं, तो वो तो राज्य के लिए गर्व का विषय है। और अब जैसे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात आई, तो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में जितने भी लोगों की ज़मीनें आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार ने उस पे कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, कि अभी जैसे गजेंद्र जी तो बोल के चले गए, लेकिन ये अगर वो बाद में इसे देखेंगे, आपकी डिबेट को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर ये सरकार के सारे तथ्य ये संज्ञान में हैं। वहाँ जिन लोगों को विस्तारीकरण की जद में वो पहले वहाँ से विस्थापित होके आए, फिर वो जाएँगे, तो हमारे उत्तराखंडी भाई-बहन ही तो हैं, हमारे ही तो परिवार है। तो सरकार उनके साथ कैसे उनके साथ अन्याय सरकार अन्याय नहीं होने देगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस तथ्य का संज्ञान लिया है। तो हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ी उसमें देरी हो रही है या उसपे त्वरित निर्णय में कोई उसमें निवारण नहीं निकला, वो विषय हो सकता है। लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होना, ये निश्चित तौर पर ये तय है और उसी के हिसाब से उसी आगे की योजनाएँ और उन योजनाओं को अमली-जामा पहनाने की दृष्टि से सरकार आगे बढ़ती है। अच्छा एक एक चलिए अब और लोग तो धीरे-धीरे चले गए लेकिन आप तो लेट भी आए हैं, आपके लिए पनिशमेंट भी ये हो सकता है। अब एक चीज़ हमें बताइएगा हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। ये ना यूपी बिहार वाले लोग जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे अगल-बगल बैठते हैं, काम करते हैं, ये एक सवाल करते हैं, ये बोलते हैं जब इसी मामले पर बोलते हैं कि जब गौरा देवी के चिपको आंदोलन का ज़िक्र कर भारत रत्न की बात आप करते हैं, आप पर्यावरण बचाने और संरक्षण की बात करने वाले आप उत्तराखंड वाले हैं, तो यहाँ पर जब उत्तरकाशी वाला मसला इनके सामने आया तो इन्होंने आपको तो छोड़िए मुझे घेरना शुरू कर दिया। बोला आप 2 राय 2 पगडंडियों पर कैसे चल सकते हैं, 2 राय कैसे हो सकती है? विकास की बात भी करिए, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए, सिलक्यारा टनल का जो इतना बड़ा एक संकट आया इस प्रदेश के ऊपर हम सबने देखा। वहाँ तो सारे हमारे प्रवासी मज़दूर थे। उन प्रवासी मज़दूरों के लिए किस तरह से सरकार ने राज्य से लेकर केंद्र तक किस तरह से निर्णय लिए और उन निर्णयों के बाद उनके सुरक्षित उन्हें निकालने के लिए उनकी जान-माल की कीमत को समझते हुए किस तरह से वो सब चीज़ें हुई, वो सबके हमारे सामने हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में एक समग्र विकास और समग्र
सम्मान की दृष्टि से आगे बढ़ी है। और ये तो जब जिस सरकार का, जिस दल का, जिसकी विचारधारा ही राष्ट्र प्रथम है, तो उस राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक भारतवासी की सुरक्षा की गारंटी देना भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आता है, चाहे वो हमारे केंद्र के नेतृत्व हो या हमारे राज्यों के नेतृत्व हो। तो उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रता प्रथम के साथ प्रत्येक भारतीय की योजनाएं बनाना और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करना और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से योजनाओं को अमली जामा पहनाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। और हर विश्व में के अंदर आज अगर भारत की चर्चा हो रही है तो भारत की चर्चा पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन उस भारत की चर्चा के साथ अब भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 वर्षों के कार्यों की भी चर्चा होती है। और प्रत्येक भारतवासी का जो मान सम्मान बढ़ा है, हमारे कितने उत्तराखंड प्रवासी भाई जो बाहर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, तो आज वो भी गर्व महसूस करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो बताते हैं। ये सारे बयान भी मेरे पास है ना, जो अपने अनिल जोशी जी हैं, पर्यावरणविद हैं, जिनको मैं बार-बार लिखता था कि पेड़-पेड़, जंगल-जंगल, ज़मीन-ज़मीन करते थे, वो मौजूदा वक़्त में कह रहे हैं कि नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ना? जो बीजेपी वाले ही लोग अभी कांग्रेस के शासनकाल में तमाम चीज़ों का, कई चीज़ों का विरोध करते थे, वो लोग अभी कह रहे हैं नहीं, नहीं, सामंजस्य और अपनी मौजूदा स्थिति को मजबूत करने के लिए चाइना मतलब आज देखो, बताने और ब्रॉड लेवल पर सोचने की बात होती है, कौन अपनी सोच के ज़रिए उन तमाम योजनाओं को चला सकता है, बना सकता है, विरोध तो सभी का होता है। बट जी, मुझे छोटा-छोटा आंसर चाहिए। अब जब ऐसी स्थिति में हम लोग हैं, भैया आज तो चलो एक रोड का ज़िक्र हो रहा है, कल को हो सकता है और भी पेड़ कटने पड़े। उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा ज़रूरत पड़े, हम गाँव को बसाने की बात कर रहे हैं, जिन गाँवों को आप बसाओगे, तो वहाँ के लिए भी आपको और रोड की ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा-दोबारा आप कह रहे हैं कि अब री-प्लायन होगा, पलायन करेंगे तो लोगों को बचाएँगे। तो ऐसे में तो फिर जल, जंगल इनको भूल जाएँ ना, फिर तो हम विकास पे ही फोकस करेंगे ना। मैं हमारे जो बहुत हमारे साथी हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, अभी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। निश्चित तौर पे मुझे भी बहुत अच्छी लगी इनकी बातें, कि प्रवासी हैं या चाहे कोई भी हैं, लेकिन जो यहाँ हम रह रहे हैं उनका क्या, कौन सुनेगा उनकी? ठीक है, देवदार के पेड़ कट रहे हैं, हम मानते हैं कि विकास कार्यों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उनका जो पर्यावरण को नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? कहां उनके जो भरपाई होगी, कहां पौधे रोपे जाएंगे? सरकार के पास लैंड बैंक नहीं है, सरकारी योजनाएं लंबित पड़ी हुई है क्योंकि सरकार के पास जमीन नहीं है। यहां पेड़ काट के अगर राजस्थान में लगा दे तो क्या औचित्य है उस चीज का? हमें ये बताइए। हम जो है और 58%, 60% के लगभग हम जो है जो वन आच्छादित क्षेत्र है, 60%, 60%। क्या हम जो है विश्व में हमारे जैसे राज्य जैसे स्विट्जरलैंड हो गया और कई देश ऐसे हैं जो कि वन आच्छादित हैं, क्या हमारी विकास योजनाएं उनके तौर पे नहीं होती? अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, आपको याद होगा कि जब ये और तथाकथित ऑल वेदर रोड के रूप में चलाई गई थी तो एक प्रोमो चलाया गया था। क्या प्रोमो था? एक टनल से निकल रही है गाड़ी, दूसरे टनल से निकल रही है, और फ्लाईओवर बने हुए हैं, नदी के ऊपर फ्लाईओवर चल रहा है। हकीकत में कहां है वो चीजें? ये सब जुमला है, ये सब सपना है, जो उत्तराखंड की भोली भाली जनता को तो ठगने का प्रयास है ही, पूरे भारत के लोगों को ठगने का प्रयास है सरकार कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जगह जगह संघर्ष नहीं हो रहा होता। आज हम अपने मौलिक अधिकारों से, मूल्य अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अगर इस तरह से पेड़ कटते रहे तो निश्चित तौर पर गौरा देवी की आत्मा तो रोएगी जरूर, और वो इनको श्राप भी देगी। हमको एक एक सांस के लिए संघर्ष करना होगा, ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना होगा। ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां हैं। साहब, ये लोग कोई नहीं जानते। हम लोग तो रोजगार के चक्कर में बाहर निकले और घर आने पर आप वापस आने का रास्ता ही नहीं बचा कहीं से भी, और आप आने की सोचे भी तो फिर तमाम तरह की वो चीजें, वो परेशानियां नहीं। एक पंकज भाई, एक जुमला दिया उन्होंने, ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर जो चारधाम परियोजना कागजों में है, ऑल वेदर मतलब कि सभी मौसमों में चलने लायक सड़क, यही है मतलब। लेकिन ये सड़क आज सभी मौसम में चलने लायक क्या छोड़ो, सभी मौसमों में बंद हो रही है। पहले तो हमारी सड़कें जब छोटी थी तो बरसात में थोड़ा कम है। बरसात प्लीज। भट्ट जी ने अपने सवाल के साथ ही अपना जवाब भी दे दिया। आपने कह दिया कि 60% हम वन आच्छादित प्रदेश हैं, 60 नहीं 70%।
और उसके बावजूद भी विकास की दृष्टि से अगर जो पेड़ कटेंगे तो उनकी जंगलों की रोपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है। 70% वन आच्छादित होने के बाद भी अगर कहीं 1, 2, 4% विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई काम होना है, उसके बावजूद भी इस हरियाली का नुकसान नहीं होने देना, इसे रोक के इसके लिए इलाके तैयार करके आगे बढ़ना, इसके लिए हम आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से गारंटी देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुंवर साहब आपका भी, भट्ट जी आपका भी, और मेरे बड़े भाई गजेंद्र भाई जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद ये कि विकास भी चाहिए और अपने पहाड़ को बचाना चाहिए। देवदार के दरख्त जो शान हुआ करते हैं अपने उत्तराखंड की, अगर उन्हें बचाया आज नहीं गया, क्योंकि सालों पुराने हैं, हमारे बाप दादाओं के जमाने की ये वृक्ष, जिन्हें आज काटने और कटने तक की नौबत आ गई, क्योंकि हमको रोड चाहिए। अब विरोध इस बार, पहले तो क्या होता था, पहले पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा लड़ाई लड़ी जाती थी, आज लेकिन टकराव हो रहा है। ग्रामीण चाहते हैं सड़क, पर्यावरण भी चाहते हैं कि देखो गंगा सूख जाएगी, इको सेंसिटिव जोन है, खतरे में इलाका आ जाएगा, कल को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन होना क्या चाहिए, पॉलिसी सरकार की क्या होगी, क्या होना चाहिए? अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कमेंट के जरिए। हाँ जी। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चश्मा आयोग का कहाँ है?